तो भैया बात है ईयर 1665 की, जिसमें एक दिन न्यूटन अपनी बगिया में बैठे हुए थे और बैठे बैठे थोड़ी देर बाद उनके सामने से एक एप्पल नीचे गिरा। फिर उन्होंने जब एप्पल को ध्यान से देखा और सोचा उस बारे में, तो उनके दिमाग में आया कि भाई ये एप्पल आखिर नीचे क्यों जा रहा है। तो उनको ये आंसर मिला कि भाई एप्पल को कोई एक फोर्स है जो नीचे की तरफ खींच रहा है, इसी वजह से तो वो नीचे जा रहा है, अदरवाइज वो ऊपर चला जाता। इसका मतलब जो अर्थ है वो अट्रैक्ट कर रही है ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ। तो न्यूटन ने क्या बताया, न्यूटन ने ये बताया कि अर्थ हर ऑब्जेक्ट को जिसके पास कुछ मास होता है उसको अपनी तरफ क्या करती है, अट्रैक्ट। तो चलिए आज हम लोग ये जानते हैं कि आखिर ये जो न्यूटन ने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया था वो क्या कहता है। तो न्यूटन्स का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये कहता है कि हर बॉडी इस यूनिवर्स में अट्रैक्ट करती है एवरी अदर बॉडी। मतलब अगर दो लोग अगल बगल बैठे हुए हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अगर इसको बॉडी 1 मान लें, उसको बॉडी 2 मान लें, तो बॉडी 1 बॉडी 2 को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, बॉडी 2 बॉडी 1 को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, और जो दोनों का फोर्स होगा वो क्या होगा, वो होगा इक्वल अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ। ठीक है, तो ये है ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ग्रेविटेशनल फोर्स डिपेंड किस पे करेगा, तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये डिपेंड करेगा प्रोडक्ट ऑफ मासेस पे। तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट का जो मास है और जो सेकेंड ऑब्जेक्ट का मास है इनके प्रोडक्ट पे डिपेंड करेगा। और किस पे डिपेंड करेगा भाई, और डिपेंड करेगा इसके सेंटर और सेकेंड ऑब्जेक्ट के भी सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस होगी उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो उसको कैसे लिखेंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। इस बात को बहुत ध्यान रखेंगे, सेंटर्स पे लगेगा। क्लियर है। तो इसको मिलाने के बाद क्या बन जाएगा भाई, जो ग्रेविटेशनल फोर्स बन जाएगा दैट विल बी इक्वल टू Gm1m2 अपॉन डी स्क्वायर। यहाँ पे जो G है वो क्या है, द G हियर इज कांस्टेंट। और ये कौन सा कांस्टेंट, कोई छोटा मोटा कांस्टेंट नहीं है भाई, ये कैसा कांस्टेंट है इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं। तो ये जो हमारा कैपिटल G है इसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो अब इसकी हम यूनिट निकाल लेते हैं, उसके बाद फिर हम वैल्यू पे जाएंगे इसके। तो इसकी जो यूनिट होगी, यूनिट कैसे निकलेगी, F इज इक्वल टू क्या बताया अभी हमने, Gm1m2 अपॉन डी स्क्वायर। तो अगर G की वैल्यू निकालनी होगी तो F को मल्टीप्लाई कर देंगे डी स्क्वायर से और अपॉन में चला जाएगा m1m2। तो चलिए अब आप हमको ये बताइए, जो F है इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है न्यूटन, डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है मीटर, स्क्वायर हो जाएगा, और मास की यूनिट क्या होती है kg। तो ये भी 2 बार हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो इसकी यूनिट क्या बन जाएगी भाई, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू जान लेते तुरंत, क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ओके, चलिए थोड़ा G के बारे में जानकारी ले लेते हैं। G के बारे में, तो G की वैल्यू क्या होता है, वो नेचर या साइज पे डिपेंड नहीं करती है बॉडी के। बॉडी का साइज कैसा है और उसका नेचर कैसा है इस पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि G क्या है भाई, G एक तरीके का कांस्टेंट है, तो ये हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। ओके भाई, क्लियर है। तो चलिए अब हम लोग जान लेते हैं जो ग्रेविटेशनल फोर्स है आखिर इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये हमारा हमेशा अट्रैक्टिव होगा, ये रिपल्सिव नहीं होता, हमेशा चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ठीक है, और ये मीडियम का इंडिपेंडेंट होता है, चाहे बीच में एयर भरी हो, कोई इंसुलेटेड मटेरियल भरा हो, कोई भी हो, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, ये हमेशा सेम फोर्स लगाएगा। तीसरा पॉइंट ये है कि ये बहुत ही लार्ज डिस्टेंस के लिए भी वर्क कर जाता है, क्योंकि इस पे डिपेंड करता है भाई, डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। और ये कैसा फोर्स होता है, और ये फोर्स होता है
सेंट्रल फोर्स। ये जो हमारा F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस स्क्वायर है, ये तभी होता है जब फोर्स कैसा हो, सेंट्रल फोर्स हो। जब सेंट्रल फोर्स होता है तो जो हमारा फोर्स है वो हमेशा डिस्टेंस स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये क्या होता है, ये वीकेस्ट फोर्स है जितने नेचर में हमारे प्रेजेंट हैं। हमारे नेचर में बहुत तरीके के फोर्सेस हैं, जैसे दो न्यूक्लियर के बीच में लगने वाला फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। इसमें से जो सबसे कम लगने वाला फोर्स है वो कौन सा है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो चलिए अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़िए आप सभी लोग। क्वेश्चन कह रहा है कि जो मास ऑफ मून है इज अबाउट 1.2% ऑफ मास ऑफ अर्थ। अच्छा भाई, तो इससे हमें क्या मिला, मास ऑफ मून इज इक्वल टू 1.2% मास ऑफ अर्थ। ओके, ये पहली चीज हमें पता चली। फिर बोल रहा है कंपेयर द ग्रेविटेशनल फोर्स द अर्थ एक्सर्ट्स ऑन द मून विद द ग्रेविटेशनल फोर्स मून एक्सर्ट्स ऑन अर्थ। तो आपको ग्रेविटेशनल फोर्स बताना है जो अर्थ मून पर एक्सर्ट करेगी और जो फोर्स मून अर्थ पर एक्सर्ट करेगा। तो यहां पर एक ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, मून है, और एक ऑब्जेक्ट हमारा अर्थ है। अब जितना फोर्स मून अर्थ पे लगाएगा अट्रैक्ट करने में, उतना ही फोर्स अर्थ मून पे लगाएगी अट्रैक्ट करने में। तो जो फोर्स अप्लाइड बाय मून ऑन अर्थ है और जो फोर्स अप्लाइड बाय अर्थ ऑन मून है, दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा भाई, वो होगा इक्वल। क्या होगा भैया, इक्वल होगा, क्योंकि दोनों ही सेम फोर्सेस है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इज द सेम, और ऑप्शन ए इज करेक्ट। समझ में आया इस चीज को आप लोग को। और जानते हैं आखिर कि वेट क्या होता है। तो अभी तक हम लोगों ने ये पढ़ा कि ग्रेविटी एक फोर्स है जो कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगता है। लेकिन ये जो सिर्फ ग्रेविटी अगर हमने बोल दिया तो ग्रेविटी का मतलब है कि इस फोर्स को कौन अप्लाई कर रहा है, इस फोर्स को अर्थ अप्लाई कर रहा है। और जो अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करता है उसी को हम क्या बोलते हैं भाई, उसी को हम बोलते हैं हमारा वेट, मतलब कि डब्लू। तो यही वेट है हमारा जिसको हम डब्लू से डिनोट करते हैं। और ये क्या होता है, ये फोर्स होता है जो कि अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट पे एक्सर्ट करती है। ठीक है, तो हर ऑब्जेक्ट के पास क्या होता है भाई, मास। जैसे ये आदमी खड़ा है, इसके पास क्या है भाई, मास है, ममम मास। तो इस ममम मास की वजह से जो फोर्स फील हो रहा है और वो एक्सर्ट कौन कर रहा है, अर्थ, टुवर्ड्स द सेंटर, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लगता है भाई, सेंटर की तरफ लगता है। तो ये जो डब्लू होता है ये बराबर हो जाता है m टाइम्स g के। सर ये g कहाँ से आ गया, अरे भैया ये बताओ, जो फोर्स होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, सर उसका फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। अच्छा, तो अब ये ग्रेविटेशनल फोर्स है तो ये एक्सीलरेशन ड्यू टू क्या होगा भाई, ड्यू टू द ग्रेविटेशन। और ये ग्रेविटेशन किसकी वजह से हो रहा है, अर्थ की वजह से। और जो ग्रेविटेशन ऑफ अर्थ होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ग्रेविटी बोलते हैं। तो ये जो एक्सीलरेशन है ये क्या बन जाएगा, ये एक्सीलरेशन बन जाएगा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से जो एक्सीलरेशन आता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसको हम आगे समझेंगे, लेकिन अभी यहाँ पर हम जान लेते हैं कि इस वेट की यूनिट क्या होगी भाई, इस वेट की यूनिट होगी न्यूटन। क्योंकि वेट क्या है, एक तरीके का फोर्स है, तो उसकी यूनिट भी क्या होगी, न्यूटन होगी। ठीक है, यहीं पे हम एक छोटी सी बात जान लेते हैं कि जैसे अगर आपको क्वेश्चन में ऐसे लिखा हो 1 kgf या kgf, ये वो कोलार गोल्ड फील्ड वाला नहीं है, रॉकी भाई करने लग जाओ। ये 1 kgf क्या है, ये kgf है 1 किलोग्राम फोर्स। तो जब 1 किलोग्राम फोर्स है तो ये बराबर होगा 9.8 न्यूटन के। 1 kgf बराबर होगा आपका 9.8 न्यूटन के। इसको ध्यान रखिएगा। हम लोग चलते बढ़ते हैं जल्दी से आगे। तो मैंने कहा कि भाई जो वेट है वहां पर अर्थ फोर्स लगाती है, अर्थ फोर्स लगाती है, ग्रेविटेशनल पुल, ठीक है, जिसे हम क्या कह देते हैं, ग्रेविटी कह देते हैं। ठीक है, अब जब ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है तो उसकी वजह से एक एक्सीलरेशन जनरेट हो रहा है, और उसी एक्सीलरेशन को हम क्या बोलते हैं, उसी एक्सीलरेशन को हम बोलते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम डिनोट करते हैं जी से। ठीक है ना।
अब इस जी के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं कि जो जी क्या है, एक्सीलरेशन है। अब ये जब एक्सीलरेशन है तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी होगा, क्योंकि एक्सीलरेशन खुद एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके पास एक डायरेक्शन होगी, और डायरेक्शन किधर होगी, ये हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर लगेगा, टुवर्ड्स द सेंटर लगेगा। इसको कैसे फाइंड करा जाता है, चलिए इस पे एक छोटा सा डेरिवेशन है, वो भी मैं फटाक से कर लेता हूँ। तो जब कोई ऑब्जेक्ट अर्थ सरफेस पे रखा होता है तो इसके पास कुछ मास होता है और इसका एक्सेलरेशन हमेशा अर्थ की सेंटर की तरफ हो रहा होता है। इसी को हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या बन जाएगा हमारा, कैपिटल जी, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, और दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, अर्थ है, तो मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, क्योंकि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक में क्या है भाई, रेडियस ऑफ अर्थ है। चलिए ठीक है सर, सही कह रहे हैं आप। और दूसरा, इस ऑब्जेक्ट पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा अर्थ की वजह से, उसे हम क्या बोलते हैं भाई, पिछले भी हमने स्लाइड में पढ़ा, वेट कहते हैं। तो वेट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, W इक्वल टू mg। अब यहाँ पे जो F है और W है, दोनों क्या है, सेम फोर्स हैं। ठीक है सर, तो जब सेम फोर्स है तो इनको हम क्या कर सकते हैं, इनको हम इक्वल भी पुट कर सकते हैं। सही बात कह रहे हैं, चलो सेम पुट कर देते हैं इनको। तो अब क्या हो गया, अब यहाँ पर जो M है, M से M को क्या कर दिया, मार डाला। तो भाई जब मार डाला तो क्या बचा, सिर्फ जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, और ये किसके इक्वल आ गया, ये इक्वल आ गया जी के। तो जो हमारा जी का फॉर्मूला है वो क्या मिल गया, जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर, जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ पे आप वैल्यूज पुट करोगे तो आप ये देखोगे कि लास्ट में आपको जो जी की वैल्यू मिल रही है अर्थ के लिए, वो कितनी मिल रही है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। याद रहेगा, इसी को हम कभी कभी इजी करने के लिए कैलकुलेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी लिख देते हैं। बाकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, 9.76 समथिंग होती है, जिसे हम राउंड ऑफ करके 9.8 लिख देते हैं, और इजी करने के लिए इसको हम कभी कभी 10 लिख देते हैं। याद रहेगी वाली बात। चलिए, अब जी की वैल्यू कैसे चेंज होगी, और जैसे जैसे आप डिस्टेंस को इंक्रीज करोगे वैसे वैसे जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो डिक्रीज हो जाएगी। जैसे आपने डिस्टेंस को बढ़ाया, जी की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं साथ ही साथ, कि जो जी की वैल्यू है वो पोल पे ज़्यादा होगी या इक्वेटर पे ज़्यादा होगी। तो ये हमने देख लिया कि ये हमारी क्या है भाई, इक्वेटर है, और ये हमारे पोल्स हैं। ये हमारा नॉर्थ पोल हो गया, ये हमारा साउथ पोल हो गया, और ये हमारी हो गई इक्वेटर। तो भाई जो इस पॉइंट से इस एंड पे अगर आदमी कोई खड़ा है तो यहाँ पे जो आर है वो ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू द पर्सन स्टैंडिंग ऑन द पोल। तो जो पोल है वहाँ पे अब डिस्टेंस क्या है, कम है, तो यहाँ पे जो जी होगा वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। और इक्वेटर पे जो आर ही है वो ज़्यादा है, तो जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जो जी है वो पोल्स पे क्या हो जाएगा, पोल्स पे हो जाएगा मैक्सिमम, और जो जी है इक्वेटर पे वो हो जाएगा मिनिमम। याद रहेगा, इस पे क्वेश्चन भी आता है, इसलिए इस पॉइंट को जरूर नोट कर लीजिएगा भाई, यही क्वेश्चन आता है एनसीईआरटी का और बोर्ड्स में भी, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे अपनी। तो सर अब ये भी बता दीजिए आखिर कि जब कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉप किया जाता है, जब हमने इसी ऑब्जेक्ट को छत पे खड़े होकर के ड्रॉप कर दिया तो क्या होगा, वो नीचे आएगा भाई ग्राउंड की तरफ, जब तक ग्राउंड पे नहीं पहुंच जाता। अब ग्राउंड पे पहुंच रहा है, इसका मतलब इसको कोई चीज नीचे अट्रैक्ट कर रही है, तो वो किस फोर्स से अट्रैक्ट हो रहा है भाई, W से। अब इस ऑब्जेक्ट के पास कुछ मास है और किस एक्सीलरेशन से नीचे गिर रहा है, ये G से, तो ये इसका वेट है W इक्वल टू mg। तो जब ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया जाएगा तो किस एक्सीलरेशन से गिरेगा, तब वो G एक्सीलरेशन से गिरेगा, अंडर द सोल इन्फ्लुएंस। सोल इन्फ्लुएंस समझ रहे हैं, जब सिर्फ अर्थ की ग्रेविटी किसी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करेगी टुवर्ड्स द सेंटर, तभी हम बोलेंगे कि जो ऑब्जेक्ट है वो फ्री फॉल हो रहा है। जब उस पे कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं लग रहा होगा, सिर्फ तब हम बोलेंगे कि ये फ्री फॉल की कंडीशन है। ठीक है, तो फ्री फॉल की कंडीशन में ऐसा हो सकता है कि ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा हो, और ऐसा भी हो सकता है कि आप ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंक रहे हो। तो जब ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा होगा तो जो एक्सीलरेशन होगा वो जी के बराबर होगा। और जब ऑब्जेक्ट को आपने क्या करा, जब ऑब्जेक्ट को आपने नीचे से ऊपर की डायरेक्शन में थ्रो करा, तो जब थ्रो करा भैया आपने, तो आपने क्या करा, इसमें कुछ इनिशियल वेलोसिटी लगा दी, जो कि इसका मतलब ये 0 के बराबर नहीं होगी।
जब ऊपर को आपने मोशन कराया तो एक्सेलरेशन अपवर्ड हो रहा है, और जो इस ऑब्जेक्ट पे जो जी लग रहा है वो नीचे लग रहा है, तो जो एक्सेलरेशन और जी की डायरेक्शन है वो अपोजिट हो गई। इस वजह से यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा यहाँ पर माइनस जी के बराबर। नहीं समझ में आया? फिर से एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन किधर हो रहा है, या मोशन ऑब्जेक्ट का किधर हो रहा है, मोशन हो रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में। तो जब मोशन अपवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है और जी नीचे वर्क कर रहा है, तो जो एक्सेलरेशन है वो जी के अपोजिट डायरेक्शन में है। इस वजह से जो एक्सेलरेशन है वो माइनस जी के बराबर हो जाएगा। अब देख लेते हैं भाई कि इससे जो हमारी इक्वेशन है वो उसमें क्या चेंजेस आएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, लेकिन अब की बार a की जगह क्या रखना है, g, तो v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। सेकेंड इक्वेशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ a, और a की जगह क्या रखेंगे, g, तो रख दिया। अब यहाँ पे जो s होगा, s की जगह पे हम क्या रखेंगे, s यहाँ पे अब हम जो भी कवर करेंगे वो होगी हमारी हाइट, तो s की जगह अब आप यूज करोगे यहाँ पर हाइट यूज करोगे। नाउ थर्ड इक्वेशन विल बिकम v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2, a की जगह पे g और s की जगह पर h, 2gh। अंडरस्टूड? तो अब भैया आप लोग इस वाली इक्वेशन को निकाल लोगे, एक निकाल के मैं बता दे रहा हूँ। u a की जगह क्या रखना है, माइनस जी, तो माइनस जी टी। बाकी दोनों इक्वेशंस निकालना आपका होमवर्क है। ओके, आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, काफ़ी इजी थी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अब क्वेश्चन आ गया हमारा कि जो मून का रेडियस है वो क्या है, 1/4 है अर्थ के रेडियस से। इसका मतलब जो रेडियस ऑफ मून है ये है 1/4 ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ का। ये चीज़ हमको गिवन है यहाँ पर, और बोला हुआ है कि मास इज 1/80 टाइम्स दैट ऑफ द अर्थ। चलो ठीक है भाई, तो मास ऑफ मून क्या है, दैट इज 1/80 टाइम्स मास ऑफ अर्थ। अब यहाँ पे ये गिवन है यहाँ पे कि अगर g रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ एट ऑन द सरफेस ऑफ मून इज, तो क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पे कि भाई अगर ये ऐसी ऐसी कंडीशंस हैं तो बताइए फिर g ऑफ मून क्या होगा इन कंपैरिजन टू g ऑफ अर्थ। g ऑफ अर्थ को हम g से डिनोट करते हैं, इसलिए देखिए g के टर्म्स में आपको आंसर बताना है कितना होगा। चलिए आप लोग तब तक इसको वीडियो को पॉज करिए और खुद से ट्राई करने की कोशिश करिए। आई होप आप लोगों ने सॉल्व करने की कोशिश की होगी ईमानदारी से। तो देखिए भाई, जो g है मैंने क्या बताया, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ओके, तो अगर हमने gm ऊपर रखा तो r ऑफ मून कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, और अगर g ऑफ अर्थ नीचे रखा तो रेडियस ऑफ अर्थ ऊपर जाएगा। क्लियर इतनी सी बात? और उसके साथ साथ जो g है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास पर, तो अगर g m ऊपर है तो मास ऑफ m ऊपर होगा, और अगर g ऑफ अर्थ नीचे है तो मास ऑफ अर्थ भी नीचे होगा। तो इन दोनों को मिला करके क्या बना, इन दोनों को मिला करके ये बना कि जो gm अपॉन g है वो इक्वल हो जाएगा मास ऑफ मून अपॉन मास ऑफ अर्थ इनटू रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर अपॉन रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर। बस अब कुछ बचा ही नहीं इस क्वेश्चन में, आपको वैल्यू लिखनी है। मास ऑफ मून अपॉन मास ऑफ अर्थ कितना होगा, मास ऑफ अर्थ को जब आप नीचे भेजोगे तो यहाँ पर बचेगा सिर्फ 1/80, और रेडियस ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ मून का यहाँ पे रेशियो दिया हुआ है 1/4। तो रेडियस ऑफ अर्थ के नीचे अगर रेडियस ऑफ मून को आप यहाँ पर लेकर आओगे तो 4 इधर चला जाएगा ऊपर, तो कितना बन जाएगा ये बन जाएगा 4 का स्क्वायर 1/80 इंटू 4 का स्क्वायर दैट इज 16, और 16 5 जा 80। तो यहाँ से क्या निकला कि gm अपॉन g इज इक्वल टू 5 होता है। इसका मतलब जो gm होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा भाई, वो इक्वल हो जाएगा 5g के। तो आंसर कितना आ गया हमारा 5g। समझ में आया क्वेश्चन? काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन था। इस तरह के क्वेश्चन आप लोग ट्राई कर लीजिएगा और मैं भी इसको होमवर्क में दे दूंगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको गिवन है मास ऑफ मून कितना दिया गया है
7.34 इंटू 10⁻22 kg और बोल रहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून इज 1.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो जी ऑन मून दी हुई है वो 1.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दी हुई है। द रेडियस ऑफ मून इज, आपको यहाँ पे क्या फाइंड करने को बोल रहा है? आपको फाइंड करना है रेडियस ऑफ मून। क्या लगता है कर पाएंगे? चलो मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है। तो जीएम किसके बराबर हो जाएगा? जीएम बराबर हो जाएगा कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर के। हाँ या ना? हो जाएगा ना? चलिए यहाँ पे मास ऑफ मून रख दीजिएगा, यहाँ पे रेडियस ऑफ मून आपको निकालना रहेगा। तो रेडियस ऑफ मून इक्वल टू हो जाएगा किसके? अब रेडियस यहाँ ऊपर गया, ये यहाँ पे पहले से है जी मास ऑफ मून अपॉन जी ऑफ मून, और स्क्वायर था इसलिए इधर साइड क्या आ जाएगा? इसलिए आ जाएगा इधर साइड अंडर रूट। अब इसके आगे सोल्यूशन कहाँ करना है भाई आपको? ये आपका होमवर्क रहेगा। हो जाएगा ना? आई थिंक इतना तो अगर पढ़ाई कर रहे हो तो ज़रूर कर लोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि ये प्लेनेट है जिसका मास है 1/10 ऑफ अर्थ। तो मास ऑफ प्लेनेट इज 1/10 ऑफ मास ऑफ अर्थ। ये चीज़ क्या है हमको गिवन है। फिर बोल रहा है कि रेडियस इज 1/3 ऑफ दैट ऑफ अर्थ। तो जो रेडियस ऑफ प्लेनेट है वो रेडियस ऑफ अर्थ के 1/3 टाइम्स है। ओके, अगर एक पर्सन ने स्टोन को थ्रो किया ऑन अर्थ सरफेस टू अ हाइट ऑफ 90 मीटर, उसने 90 मीटर की हाइट तक थ्रो करा, कहाँ पर? ऑन अर्थ सरफेस, देन ही विल बी एबल टू थ्रो द स्टोन ऑन दैट प्लेनेट टू अ हाइट। अब आपसे ये पूछ रहा है कि अगर अर्थ पे इतना गया है तो आप मुझे ये बताओ उस प्लेनेट पे कितनी हाइट कवर करेगा। चलिए तो फिर निकाला जाए। अब आप मुझे ये बताइए, जब आपने किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया, अभी हमने जब थ्रो करने वाली कंडीशन पढ़ी थी तो उसमें हमने ये देखा था भाई कि जब आप थ्रो करोगे तो वो हाइट कवर करेगा। ओके, तो जब हाइट कवर कर रहा है तो जो हाईएस्ट पॉइंट होगा उस पॉइंट पर जो हमारी फाइनल वेलोसिटी होगी वो क्या होगी? वो हो जाएगी 0, क्योंकि ऑब्जेक्ट रुक जाएगा तभी तो वो हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचेगा। से मान लेते हैं ये हमारा अगर हाईएस्ट पॉइंट है और इसको हमने यहाँ कुछ नॉन ज़ीरो वेलोसिटी से ऊपर फेंका, तो इस पॉइंट पर जब वो पूरी हाइट कवर कर लेगा तो इस पॉइंट पर उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो जब 0 हो जाएगी तो हम थर्ड इक्वेशन से ये निकाल सकते हैं कि v² इज इक्वल टू u² प्लस 2gh। पर यहाँ पे जो g है वो कैसा रहेगा? माइनस रहेगा, इसलिए प्लस की बजाय क्या बन जाएगा? -2gh बन जाएगा। और v हमने क्या रखा है भाई यहाँ पर? 0। तो जो u² है वो आ गया 2gh के बराबर, और जो h है वो बराबर हो जाएगा u² अपॉन 2g के। इतनी सी बात समझ में आ गई होगी आप लोग को। तो अब और हम यहाँ पे देख लेते हैं आगे कि भाई जो यहाँ पे हमारा h निकालने के लिए बोला है, तो जो hp है ये निकालना है और h ऑफ अर्थ गिवन है। तो अगर इन दोनों का रेशियो लें तो क्या हो जाएगा? h यहाँ पर g के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो अपॉन में g ऑफ प्लेनेट आएगा और ऊपर साइड g ऑफ अर्थ आएगा। अब g ऑफ अर्थ का आपने फॉर्मूला भी पढ़ा हुआ है। g ऑफ अर्थ का फॉर्मूला क्या होगा? मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, अपॉन में जी ऑफ प्लेनेट क्या हो जाएगा? मास ऑफ प्लेनेट अपॉन रेडियस ऑफ प्लेनेट का स्क्वायर। चलिए ठीक है भाई, ये बात भी सही है सर आपकी। तो मास ऑफ अर्थ अपॉन मास ऑफ प्लेनेट अलग कर लिया हमने आसान करने के लिए। फिर रेडियस ऑफ प्लेनेट अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ, और इसका क्या कर देंगे भाई? स्क्वायर कर देंगे, होल स्क्वायर हो जाएगा ना। ओके सर, इतनी सी बात तो हमको भाई समझ में आ गई। तो अब HP अपॉन HE हमें निकालना है। तो मास ऑफ अर्थ अपॉन मास ऑफ प्लेनेट क्या होगा? यहाँ से देखिए, अगर मास ऑफ प्लेनेट को इधर ले गए तो 10 ऊपर चला जाएगा। सही कह रहे हैं सर, तो 10 रख दिया। रेडियस ऑफ प्लेनेट अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ करा तो 1/3 रहेगा, तो 1/3 का हमने क्या कर दिया? होल स्क्वायर कर दिया। ठीक है सर, ये बात भी सही है आपकी। तो जो HP हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 10/9 टाइम्स h ऑफ अर्थ। अब h ऑफ अर्थ क्या है मालूम है हमको, तो h ऑफ अर्थ की वैल्यू पुट कर देंगे, कितनी हो जाएगी? 90
9 से ये कट गया कितनी बार में 10, तो आंसर कितना आया 100 मीटर। मतलब जो हाइट उस प्लेनेट पे कवर करेगा वो स्टोन, वो कितनी होगी भाई, वो हो जाएगी 100 मीटर। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन में हाइट के बारे में पूछा गया था और गिवन था हमको मास और रेडियस, और मास और रेडियस से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, हम जी फाइंड कर सकते हैं। इसलिए हमें जी और एच का रिलेशन निकालना पड़ा, जिसके लिए हमें इक्वेशन ऑफ मोशन में थर्ड इक्वेशन का यूज करना पड़ा। इक्वेशन समझ में आया? चलिए इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिएगा। सबसे पहले हमने समझा कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ है वो किस पे डिपेंड करता है भाई, वो डिपेंड करता है हर ऑब्जेक्ट के मास पर और उसके बीच की डिस्टेंस के। ये हमने समझा ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ में। फिर हमने ये जाना कि जो जी है हमारा, इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, और इसकी वैल्यू होती है 6.67 × 10⁻11। इसे कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये पूरी यूनिवर्स में हर जगह क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और ग्रेविटेशनल फोर्स के नेचर के बारे में जानना, ये हमेशा अट्रैक्टिव होता है, इंडिपेंडेंट होता है किसी भी मीडियम से, और ये वाइड रेंज के लिए अप्लाई किया जाता है। ये सेंट्रल फोर्स होता है, ये हमेशा जो लाइन ज्वाइन करती है उसके अलोंग एक्ट करता है। फिर हमने जाना कि जो अर्थ है ये हर ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लगाती है उसे हम क्या कहते हैं, वेट। और ये एक तरीके का क्या होता है, ये एक तरीके का फोर्स होता है जिसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है न्यूटन, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है W = mg। याद रखिएगा इसको, W = mg। फिर g क्या होता है, g होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। दिस इज इक्वल टू gme/r², gme/r²। ये फॉर्मूला है g को फाइंड करने के लिए। अर्थ का g कितना होता है, अर्थ का g होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब g मैक्सिमम कब होता है, g मैक्सिमम तब होता है जब वो पोल्स पे होता है, और g मिनिमम तब होता है जब वो इक्वेटर्स पे होता है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे वैसे वैसे हमारी g की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। फिर इसके बाद हमने ये जाना कि भाई जो ऑब्जेक्ट है अगर हमने उसको ड्रॉप कर दिया तो वो अर्थ की ग्रेविटी की वजह से नीचे जाता रहेगा, और उसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, फ्री फॉल। जब एयर रेजिस्टेंस क्या हो, एयर रेजिस्टेंस निग्लिजिबल होता है या एब्सेंट होता है। इसमें हमने दो कंडीशन पढ़ी कि जो ऑब्जेक्ट है वो ड्रॉप भी किया जा सकता है, और उसी ऑब्जेक्ट को हम क्या कर सकते हैं, उसी ऑब्जेक्ट को हम अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो भी कर सकते हैं। जब अपवर्ड डायरेक्शन में हम थ्रो करते हैं तो जो हमारा ए होगा वो -g के बराबर होगा, और जो हमारा ऑब्जेक्ट जब ऊपर से ड्रॉप किया जाएगा तो जो ए होगा वो g के बराबर होगा। अब आगे अगर आप इसी तरीके की वीडियोस और देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पढ़ते रहिएगा। बाय बाय, टेक केयर।